नमस्कार स्टूडेंट। हमने शोध प्रविधि की पिछले क्लास में शोध अनुसंधान किसे कहते हैं, शोध का क्षेत्र, महत्व, उपयोगिता, इसके बारे में पढ़े हैं। मगर आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान में विशुद्ध एवं व्यवहारिक अनुसंधान। कहने का मतलब ये है कि हम शोध पढ़ते हैं तो मुख्यतः शोध दो प्रकार के होते हैं, विशुद्ध एवं व्यवहारिक। विशुद्ध कहने का मतलब ये है, विशुद्ध का मतलब होता है कि ऐसी ज्ञान जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है, उसे विशुद्ध विशुद्ध अनुसंधान या विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मानव भाग्य की, मानव मनुष्य का उपयोग किया जाता है, या मनुष्य जीवन की, उसकी जीवन शैली की, उसकी व्यवहारिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहा जाते हैं। तो उस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे तो विशुद्ध एवं व्यवहारिक अनुसंधान किसे कहते हैं। तो मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा से विकासशील तथा प्रगतिशील रही है। वह यह जानना चाहता है कि किन परिस्थितियों में या किन कारणों से कौन से परिणाम निकलते हैं। कहने का मतलब है कि कोई कारण रहा है किसी समस्या का, तो उसे विकसित करते हैं। कौन से ऐसे कारण हैं उसके सामान्य व्यक्ति इतनी बारीकी से छानबीन नहीं कर सकता, परंतु एक वैज्ञानिक इन सभी बातों को गहराइयों से पहुंचने की कोशिश करता है। और इस हेतु वो क्या करता है, विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करता है। यहूदा या कुक ने कहा है कि संविधान अनुसंधान का उद्देश्य विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों की वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा खोज करना चाहिए। जब ये प्रश्न या समस्याएं मनुष्य या मानव समाज की संबंधित होती है, तब उन्हें समझने या अध्ययन करने के लिए यदि हम वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग करते हैं, तब उनसे भी अवलोकन द्वारा प्रारंभिक तक जानने का प्रयास करते हैं। कारण परिणाम को परस्पर संबंधित करते हैं और इस प्रक्रिया को हम सामाजिक अनुसंधान के नाम से भी पुकारते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जानने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो घटनाएं घटी है वो कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से घटनाएं घट रही है। तो सबसे पहले क्या है, विशुद्ध एवं सामाजिक विशुद्ध एवं व्यवहारिक ज्ञान से जानने से पहले जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं, उन सामाजिक अनुसंधान के कारण कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से, कौन से ऐसे तत्व है जिसके कारण से सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक तत्व क्या है, तो सबसे पहले जिज्ञासा। मनुष्य में नई नई ज्ञानों का जानकारी लेने का, उन चीज़ों के बारे में जानने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। इसके कारण से क्या करता है, वो सामाजिक अनुसंधान या अनुसंधान करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके साथ साथ कार्यकरण के संबंधों को पता लगाने की इच्छा। कहने का मतलब ये कि जो समाज में जो घटना घट रही है, जैसे कि गरीबी है, चोरी है, विभिन्न प्रकार की जो घटना घट रही है, या विभिन्न प्रकार के जघन्य अपराध है, चोरी है, बलात्कार है आदि, इन कारणों, इन घटनाओं का घटने का कारण क्या है, इन घटनाओं को जानने के लिए भी क्या करता है, ज़्यादातर जो विद्यार्थी है अध्ययन करता है वो सामाजिक अनुसंधान करता है। तीसरा जो प्रेरक तत्व है, नवीन परिस्थितियों का उत्पन्न होना। जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है जिनके फलस्वरूप नवीन समस्याएं खड़ा हो जाती है। एक समाजशास्त्री इनके विवेचन में, विश्लेषण में सक्रिय हो जाता है और वह समुदाय संघ का अध्ययन करता है और इन्हीं आदतों एवं रिवाजों को गहराई से विश्लेषण करता है। अंत में तथ्य सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और इस प्रकार की नई घटनाओं और परिस्थितियों को अनुसंधान को जन्म देने का कारण करता है। उसके साथ साथ नवीन प्रणालियों को खोज तथा प्राचीन प्रणालियों को परीक्षा करना भी क्या माना जाता है, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व माना जाता है। जिससे प्रेरणा लेकर क्या करता है, जो अनुसंधान करता है वो क्या करता है, नई चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करता है। मगर ये नई नई चीज़ों को अनुसंधान करने की पद्धति है, उसके कारण क्या है, अध्ययन के कारण क्या है। जो नए नए पद्धति के माध्यम से क्या करते हैं, जितने भी अनुसंधान करता है, चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण ये माना जाता है कि अनुसंधान की परिशुद्धता में वृद्धि करने के लिए जितने भी व्यक्ति हैं नए नए पद्धति के माध्यम से समाज का अध्ययन करते हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि अनुसंधान की परिशुद्धता में वृद्धि करने के लिए क्या करता है, नए नए अनुसंधान करना प्रारंभ कर देता है। उसके साथ साथ औपचारिक परीक्षण प्रदान करना। तो अनुसंधान की पद्धति सामाजिक वैज्ञानिकों के एक प्रकार के औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त प्रदान करने का कार्य करता है और प्रत्येक बौद्धिक या क्रिया के रूप में अनुशंसित चिंतन को विकास अपना तरीका बताता है। इसलिए क्या करता है, कई बार औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी क्या करता है, जो अनुसंधान करता है वो अनुसंधान करने का कार्य करता है। उसके साथ साथ क्या है, अंतर अनुशासनीय कार्य को सहायता एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रगति के लिए कई बार क्या करता है, जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रगति है उसको करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए भी क्या करता है, सामाजिक अनुसंधान करने का कार्य करता है। उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, कहने का मतलब एक अनुसंधान करता पद्धति के माध्यम से क्या करता है,
ज्ञान में छुपे हुए सत्य को जानने के लिए, और जो स्रोत सामग्री है इसको क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या नई चीज़ें निकाली जा सकती है, उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए भी क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। उसके साथ साथ ज्ञान ज्ञान के एकीकरण एवं संग्रहीकरण में सहायक। कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान पद्धति विश्लेषण के द्वारा यह जान लिया जाता है कि कौन से तथ्य उपयोगी है और कौन से अनावश्यक है, यह व्यर्थ चीज़ें है। उनके माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, इन चीज़ों को पता भी लगाया जाता है। इसी कारण से भी क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। उसके साथ आत्मनिष्ठावाद एवं पक्षपात से बचना। कहने का मतलब ये है कि हम बिना अनुसंधान के, बिना जाने या बिना पढ़े क्या करेंगे, किसी वस्तु के बारे में क्या करेंगे, राय बनाएंगे, तो हम क्या हो सकते हैं, पक्षपात हो सकते हैं। इसलिए क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति पक्षपात पूर्वक किसी प्रकार का क्या है, तर्क न दे या वो पक्ष न ले। इसी कारण से भी क्या किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है। उसके साथ साथ नवीन मूल्यों को मापने के लिए संशोधित गतिविधियों को प्रस्तावित करना। कहने का मतलब ये कि जो नए नए चीज़ आज वर्तमान समय में जन्म ले रहे हैं, उन चीज़ों की मूल्य, उसकी कीमत है, उसकी वास्तविकता को जानने के लिए भी क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। उसके बाद आते हैं जो सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान मुख्यतः दो प्रकार के पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। दो प्रकार के पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो पद्धति आते हैं सामाजिक अनुसंधान करने की, सबसे पहला आता है, या तो मुख्य तरीके से अगर देखें तो दो प्रकार के पद्धतियों के माध्यम से क्या किया जाता है, जो सामाजिक अनुसंधान है वो किया जाता है। पहला आता है विशुद्ध, दूसरा आता है व्यवहारिक। तो सामाजिक अनुसंधान में विशुद्ध एवं व्यवहारिक अनुसंधानों का दोनों का बड़ा बड़ा महत्व है। मगर सामाजिक अनुसंधान में दोनों का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सामाजिक अनुसंधान में विशुद्ध अनुसंधान का मतलब जान लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है, तो विशुद्ध अनुसंधान की संज्ञा उसे दी जाती है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, ज्ञान का प्रयोग ही किया जाता है, उससे क्या कहा जाता है, विशुद्ध अनुसंधान कहा जाता है। विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से अनुमानित परिकल्पना के आधार पर किसी भी तथ्य एवं सिद्धांत का शोध करना होता है। इसमें कुछ भी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। एक बार और समझ लिए, विशुद्ध अनुसंधान का मतलब होता है कि जिसमें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहने का मतलब ये कि हमें अगर नई चीज़ों को अगर जानना है, नई चीज़ों को जानना है, तो हम क्या करेंगे, इतिहास की जो पुरानी से पुरानी पुस्तकें हैं, पूरा इतिहास की पुरानी से पुरानी पुस्तकें हैं, जो पहले आपसे पहले जो बताई गई चीज़ें, उन चीज़ों को क्या करेंगे, हम बार बार पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमें बहुत सारे पुस्तकों को या बहुत सारे साहित्यों को पढ़ने के बाद क्या करेगा, कुछ नई चीज़ें हमें आना प्रारंभ हो जाएगी। इसे कहते हैं विशुद्ध अनुसंधान। विशुद्ध अनुसंधान जिसमें क्या किया जाता है, जो इस अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति के अनुमानित परिकल्पना के आधार पर किसी तथ्य एवं सिद्धांत का शोध करना। वैज्ञानिक पद्धति के अनुमानित परिकल्पना, जैसे वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से क्या किया जाए, जो पूर्व में कहा गया है, तो जो में पूर्व में धारणा बनाई गई है, उसके आधार पर क्या करना किसी तथ्य एवं सिद्धांत का शोध करना, उसमें बदलाव के बारे में सोचना, ये विशुद्ध ज्ञान इसे कहा जाता है। फिर भी इसमें क्या है, इन सिद्धांतों को जानने के लिए इसमें कुछ चीज़ों को समाहित किया गया है, जिसको जानकर क्या कर सकते हैं, विशुद्ध ज्ञान के बारे में जाना जा सकता है। सबसे पहला आता है सामाजिक घटनाओं में जटिल तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना। जो विशुद्ध ज्ञान है वो क्या करता है, विशुद्ध अनुसंधान का प्रमुख कर्तव्य ये है कि जो समाज में घटनाएं घट रही है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं की जानकारी प्रदान करना, और इन घटनाओं के जानकारी दिए बिना व्यवहारिक रूप से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। जब घटना का ही जानकारी न हो तो हम किस आधार पर कोई निर्णय ले सकते हैं, यह निष्कर्ष को प्रेरित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जटिल तथ्य है उसका बोध न परम आवश्यक हो, व्यवहारिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता को कम नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि विशुद्ध ज्ञान में सामाजिक घटनाओं एवं जटिल तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य होता है। उसके साथ साथ विशुद्ध अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं को समाधान में सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य के जीवन में जो घटने वाली घटनाएं, कहने का मतलब ये कि हम जो व्यवहारिक अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान कहने का मतलब ये कि जिसमें ज्ञान की प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार के सहायता प्रदान में कर सके। कहने का मतलब ये कि व्यवहारिक ज्ञान ऐसा, व्यवहारिक अनुसंधान ऐसे अनुसंधान को कहा जाता है जिस अनुसंधान के माध्यम से, जिस खोज के माध्यम से हम मनुष्य के, जिस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के जो भाग्य है उसमें सुधार कर सकें, ऐसे ज्ञान को व्यवहारिक
अनुसंधान कहा जाता है। तो विशुद्ध अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करने में सहायता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये कि सैद्धांतिक अनुसंधान हमें सामग्री प्रदान करता है और इस सामग्री के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचकर, उदाहरणतः हम क्या करते हैं, अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, सैद्धांतिक ज्ञान से हमें अगर जानकारी प्राप्त होता है और सामाजिक पृष्ठभूमि का बौद्धिक उपलब्धि पर बड़ा असर पड़ता है। जिस परिवार के बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पिछड़ी हुई हो, उस बच्चे की प्रतिभा उपलब्धि प्रायः उस बच्चे से निरंतर ही होगी जिसकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी और सुदृढ़ होती है। अतः इस आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसे पिछड़े हुए समुदाय को अन्यत्र ले जाया जाए तो क्या होगा, या उन्हें नए अवसर प्रदान किया जाएगा तो क्या सुधार हो सकता है। इन सभी चीज़ों पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है विशुद्ध अनुसंधान में। उसके बाद आते हैं सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाया जाता है। प्रकार्यात्मक कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो कार्य किया जाता है। प्रकार्यक का मतलब होता है, प्रकार्यात्मक का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे प्रकार्यात्मक कहा जाता है। तो सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकारात्मक संबंधों का पता लगाया जाना, कहने का मतलब है कि इन्हीं पर सामाजिक जीवन की सक्रियता या गतिशीलता निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि जो व्यवस्थाओं में को चलाने के लिए जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं किसी भी समाज में, उन समाजों को क्या करना, उन घटनाओं को या उन संबंधों को पता लगाया जाना कि कोई भी कार्य किया जा रहा है तो ये क्यों किया जा रहा है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है, क्या इसे बेहतर नहीं किया जा सकता। इन सभी को क्या करना, जानकारी प्राप्त करना विशुद्ध ज्ञान का या अनुसंधान का एक कर्तव्य कार्य माना जाता है। इसी को बेहतर करने के लिए कार्य किया जाता है। उसके साथ साथ व्यवहारिक समस्याओं में पाए जाने वाली केंद्रीय तत्वों का पता लगाना। कहने का मतलब ये कि जो मानव जीवन में, जो मनुष्य के जीवन में जो समस्या का मूल कारण है, समस्याओं का मूल कारण है, वो कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से उसमें समस्या पाई जाती है। जिसमें कि जो समस्याएं परंपरावादी दृष्टिकोण से देखते हैं वो मुख्यतः तत्व को एक प्रकार से अवहेलना करते हैं। गुर्डे और हार्ट ने उदाहरण देते हुए लिखा है, यदि कोई भी क्षेत्र जाति मतभेद से प्रभावित हो तो पीड़ा निर्देशक विभिन्न वंश के लड़के अलग अलग मैदानों में समय निश्चित पर उसमें संघर्षमय स्थिति को दूर कर सकता है। इसमें अर्थ में झगड़ा तो दूर किया जा सकता है लेकिन वह समाधान स्थायी नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने का काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या इसके अंतर्गत समस्याओं को विकल्प समाधान प्रदान किए जा सकते हैं। तो विशुद्ध अनुसंधान की प्राथमिकता आवश्यकताओं में कठिनाई आवश्यक होती है, मगर क्या अधिक व्यय होने की संभावना भी रहती है। इसमें जांच पड़ताल एवं छानबीन तथा उसमें संबंधित यंत्रों में खर्च भी करना पड़ता है और हो सकता है विशुद्ध अनुसंधान के सिद्धांत पहली बार में ही सही सिद्ध न हो सकता है कि इसमें सिद्धांतों को लागू करने में कठिनाई भी हो, परंतु अंत में विकल्प समाधान निकल ही आते हैं। कहने का मतलब ये कि जो सामाजिक अनुसंधान है, जो समाज में घटने वाली घटनाएं, उन घटनाओं को या उन समस्याओं को बेहतर करने का कार्य करते हैं। ये हो गया विशुद्ध ज्ञान या विशुद्ध अनुसंधान। उसके बाद आते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। तो व्यवहारिक अनुसंधान की संज्ञा उसे दी जाती है जिसमें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, जिसमें ज्ञान प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार में सहायता प्रदान के लिए किया जाता है। जिसमें ज्ञान प्राप्त किसके लिए किया जाता है, मानव भाग्य के सुधार के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। इस अनुसंधान के अंतर्गत शुद्ध शोध के परिणाम की व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर जो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे इसमें क्या किया जाता है, इसके अंतर इस अनुसंधान के अंतर्गत शुद्ध शोध के परिणाम के एक तो व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। और आइंस्टाइन ने शुद्ध अनुसंधान के कार्य को आधार मानकर उन्हें अणु बम बनाने का जो शोध कार्य किया था वह व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आएगा। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक अनुसंधान के कुछ 4 पक्ष बताए गए हैं। 4 पक्ष बताए गए हैं जिसमें सबसे पहले उनको मानना है कि जो सामाजिक अनुसंधान में उसमें क्या करता है, वो नए तथ्यों को प्रदान करने का कार्य करता है। कहने का मतलब ये कि अध्ययन करने से पूर्व संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है। सामग्री का संकलन करना, जब आंकड़े हैं तो उसके समस्या का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है और ये आंकड़े जैसे जनसंख्या से संबंधित चोरी डकैती विवाह विच्छेद आदि संबंध में समस्या उत्पन्न करते हैं। और इन समस्याओं कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके आधार पर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती है समाज में जिसके कारण से ये अपराध बढ़ते हैं, उन सभी को क्या करना, नए तथ्य प्रदान करना, ये सामाजिक अनुसंधान काम करता है। उसके बाद आते हैं विशुद्ध अनुसंधान सिद्धांतों पर विशुद्ध अनुसंधान सिद्धांतों को कसौटी पर कसता है। कहने का मतलब ये एक अध्ययनकर्ता अनुसंधान की प्रतिवेदन के बारे में अधिक जागरूक हो गया है और वह सामाजिक निरीक्षणकर्ता के रूप में राजनीतिक संघर्ष का भी अध्ययन करता है। चूँकि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी राजनीतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में किया जाता है, अतः अध्ययनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन बहुधा स्वीकार्य होता है।
अनुसंधानकर्ता को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से अपने अध्ययन को काम में लाए, ताकि उस पर कोई छींटाकसी ना कर सके और उसका प्रतिवेदन विषय पर आधारित हो। उसके साथ साथ आता है धारणा संबंधी स्पष्टीकरण में सहायक। जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है वो धारणा संबंधी स्पष्टीकरण में भी सहायक होता है। कहने का मतलब ये है इसका कि व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत व्याप्त धारणाओं में सुधार किया जाने की में काफ़ी गुंजाइश होती है। जब भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भी नई व्याख्या की जा रही है, तो उसको सुधारा जा रहा है, तो सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न धारणाओं को भी नवीन परिस्थितियों में चुनौती में आसानी से सुधारा जा सकता है। आज के चंद्र युग में कोई बात असंभव नहीं है। अतः जैसे जैसे नए प्रयोग संचालित किए जाते हैं, नए नए तकनीकी विद्या प्रयोग में लाया जाता है, सामाजिक धारणाएं और स्पष्ट होती जा रही है कि इस व्यवहारिक अनुसंधान द्वारा धारणाएं की सत्यता की जांच होती जा रही है। यदि वे सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो समाजशास्त्री इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा कि उस आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल ही व्याख्या की जाए। अंत में अगर उसके पक्ष देखें तो विशुद्ध अनुसंधान पहले से विद्यमान सिद्धांतों को एकीकृत करता है। कहने का मतलब ये है कि जो विशुद्ध ज्ञान है, समय की समस्या के समाधान के लिए हम एक ही विषय पर निर्भर नहीं रह सकते, और यदि हमें बांध बांध के निर्माण करना है तो हमें अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वायुमंडल विज्ञान, भूगोल आदि का ज्ञान भी परम आवश्यक है। लेकिन अंत में एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है, वह है बांध का पूर्ण होना। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में एक विशेष समस्या का समाधान के लिए हमें अन्य विषयों के क्षेत्र में विभिन्न सिद्धांतों में व्यवहारिक उपयोगिताओं को बहुत उधार लेना पड़ता है, लेकिन इन सब का एकीकरण समाधान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यही एकीकरण व्यवहारिक अनुसंधान द्वारा ही संभव किया जा सकता है। ये तो हो गया अनुसंधान की पद्धति या तरीका, किस तरीके से अनुसंधान किया जाता है। दो तरीके से मुख्यतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुसंधान किया जाता है। एक तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति के लिए। दूसरा मानव जीवन के सुधार के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। दो तरीके से अनुसंधान करने के दो तरीके हैं, या दो उद्देश्य के कारण सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। उसके बाद आते हैं सामाजिक अनुसंधान के लिए सिद्धांत की भूमिका महत्वपूर्ण। कहने का मतलब ये कि किसी भी विषय पर हम क्या कर रहे हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसकी क्या भूमिका है, उसकी महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो भूमिका है सिद्धांत की आवश्यकता है कि सिद्धांतों के अभिविन्यास के रूप में, तो ये तो हो गया सबसे हमने पहले पढ़ लिए कि सिद्धांत का या किसी भी विषय में हम कर अनुसंधान करते हैं, तो उस अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य कहने का मतलब ये कि कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से हम अनुसंधान करते हैं। तो जिसमें हमने जाना विशुद्ध एवं व्यवहारिक अनुसंधान का महत्व, कि हम क्या करते हैं, तो ज्ञान से नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं। दूसरा मानव जीवन को क्या है, उसकी जो भाग्य है उसको में सुधार लाने के लिए क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। मगर जब हम जो अनुसंधान करते हैं, जिन सिद्धांतों का आधार पर क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, नई चीज़ों को जानने के बारे में काम करते हैं, जो जिन सिद्धांतों के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, उसका भूमिका और महत्व क्या है वर्तमान समय में। तो सबसे पहला क्या है, सिद्धांतों का अभिविन्यास के रूप में थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। सिद्धांत अनुसंधान का विषय, दिशा, आधार, संबंधित तथ्य आदि को निर्धारित करने का काम करता है। सिद्धांत अपने से संबंधित विज्ञान के स्रोत, अध्ययन के परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करता है, नियंत्रित या संचालित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से सिद्धांत अध्ययन की वस्तु से संबंधित अनुसंधान के प्रकार, दृष्टिकोण, उपागमों आदि तत्वों को व्याख्या करके अनुसंधान को कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का काम करता है। उसके साथ साथ जो अनुसंधान है वो भविष्यवाणी करने का काम करता है। भविष्यवाणी करने का काम करता है कहने का मतलब ये कि हमने क्या किया, अगर किसी विशेष क्षेत्र में अगर अध्ययन करने के लिए गए हों, किसी विशेष क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए गए, जैसे कि एक झुग्गी बस्ती है, छोटे से बस्ती है, जहाँ पर क्या है, ज़्यादातर बच्चे छोटे ही उम्र में क्या है, ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इधर उधर खेलते रहते हैं। ज़्यादातर अपने से बड़ों पर क्या करते हैं, वो गलत तरीके से बातों का, शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम इससे सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम एक से दो बस्ती में के माध्यम से क्या कर सकते हैं, या अन्य जगहों का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि आगे चलकर ये इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे, गुंडे प्रवृत्ति के या अपराध में शामिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से भविष्यवाणी को भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि भारत में आज वर्तमान समय में भारत को युवाओं का देश कहते हैं। युवाओं का देश कहने का मतलब है कि ज़्यादातर यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो 18 से ऊपर और 40 से नीचे वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पर इस प्रकार की जनसंख्या होती है, युवा जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि तेज होती है, यहाँ पर जन्म दर बहुत तेज होता है। कहने का मतलब ये कि लगाया जा सकता है कि जहाँ पर क्योंकि कारण ये होता है कि ज़्यादातर 16 से या 40 साल के
बीच के जो बच्चे हैं या उम्र के जो आदमी हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, शादी या उससे जुड़े हुए कार्यों को संबंधित परिवार से संबंधित जितने भी कार्य है उसके पद्धति है उसको अपनाते हैं। इसके कारण से क्या है, जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है। ये सामान्यतः सी बात है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके साथ साथ सिद्धांत अनुसंधान के लिए अवधारणीकरण एवं वर्गीकरण का कार्य करता है। सिद्धांत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य योजनाएं हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका अवधारणाकरण और किसी विषय पर अपनी राय बना सकते हैं और उन कार्यों को क्या करके हम वर्गीकृत करके अध्ययन भी कर सकते हैं सिद्धांत के आधार पर। जैसे कि अगर सामाजिक व्यवस्था का अगर अध्ययन करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अध्ययन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर अध्ययन करेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से सामान्य तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों को हम एक साथ अध्ययन करने का कार्य करेंगे। जबकि अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम अगर अध्ययन करेंगे एक गाँव का, तो हम एक सामाजिक उसके दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण तीनों को अलग अलग तरीके से हम अध्ययन करके उसके जो बेहतर विकास है उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो यही जो सिद्धांत है अनुसंधान के माध्यम से हम किसी विषय चीज़ों के लिए एक अवधारणा विचार की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका वर्गीकरण का अध्ययन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सिद्धांत है वो क्या करने का, संक्षिप्तीकरण करने का भी हमें क्या करता है, अवसर देता है। संक्षिप्तीकरण का अवसर देने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, कई बार किसी विषय का अध्ययन अगर किसी सिद्धांत या किसी सिद्धांत के आधार पर, किसी प्रारूप के आधार पर अगर अध्ययन नहीं करते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं या उसके बारे में कार्य नहीं करते, तो कई बार क्या होता है, हम कार्य करते करते भूल जाते हैं हमें कितने चीज़ों को लेना है, कितनी चीज़ों को नहीं लेना है, कितनी चीज़ों को हमें नहीं लेना या लेना है, इन चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। जबकि जब हम सिद्धांत के आधार पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कामों को, कम से कम कामों के आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम निकालना सीख जाते हैं। ये किसका कारण से हो पाता है, ये सिद्धांतों के आधार पर होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो सिद्धांत है इससे क्या होते हैं, सामान्य अनुसंधानकर्ता क्या करते हैं, ज़्यादा कम से कम जो तथ्य है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करता है या नए ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करता है। उसके साथ साथ जो सिद्धांत है क्या करते हैं, अनुसंधान में जो कमियां होती हैं उसको भी बताने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, जैसे कि साइकिल चलाते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम लकड़ी का गाड़ी बनाते हैं तो ज़्यादातर वो उतनी वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनता जितना वैज्ञानिक तरीके से क्या बनाया जाता है, जितना साइकिल को बनाया जाता है। तो साइकिल में ज़रा से भी खामी होती है तो हमें क्या हो जाता है, साइकिल में अगर कोई खामी होती है तो हमें आसानी से पता चल जाता है क्योंकि वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बनाया जाता है। जबकि जो जो लकड़ी का जो गाड़ी बनाया जाता है, उतना सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विषय भी बनाया जाता है, मगर उतना सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नहीं बनाया जाता जितना सैद्धांतिक दृष्टिकोण से साइकिल को बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें क्या होती है, उसमें जो खामी होती है वो आसानी से पता चल जाती है, जो साइकिल होती है जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, जो कम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से में जो खामी होती है हमें आसानी से पता नहीं चल पाता। यही दो कारण है कि अनुसंधान में अगर सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, जो हमारी जो सिद्धांत है, सिद्धांत के आधार पर अगर हम किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो आसानी से उसे जाना जा सकता है। जबकि असैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे आसानी से पहचाना एवं जाना नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं, अगर सिद्धांत के आधार पर अगर किसी भी ये हो गया आप लोगों का सेकंड टॉपिक, विशुद्ध व्यवहारिक अनुसंधान के संबंध में। तो हम किस तरीके से सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार एवं सामाजिक अनुसंधान के उसके शोध के प्रारूप या रचना, इसके संबंध में पढ़ेंगे।